सर, एक तरफ है आपका लाड़की बहन योजना, दूसरी तरफ सोया और कपास के किसानों के मुद्दे पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं आपको घेर रही हैं। जब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं वो कहते हैं कि देखो मराठा आरक्षण के मुद्दे को पीछे करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या लाड़की बहन योजना शेतकारी जो किसान है उनके मुद्दे पर भारी पड़ेगी, आपके लिए वाकई गेम चेंजर बनेगी, या फिर सोया और कपास के किसानों को सही मूल्य ना मिलना ये एक बड़ा चैलेंज है यूटी के लिए? देखिए, पहली बात तो है कि ये दोनों को पैरेलली हम लोग उसका पैरेलल नहीं ड्रॉ कर सकते। लाडली बहन योजना अपनी जगह है, वो गेम चेंजर बनने वाली है, लेकिन जहां तक सोयाबीन और कपास के किसानों का सवाल है तो पिछले वर्ष सोयाबीन और कपास का भाव इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गया तो मार्केट एमएसपी के नीचे आया। हम लोगों ने उस समय घोषणा की थी कि जितना डिफरेंस है प्राइस का वो राज्य की सरकार देगी, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव आए और उसके कारण हम लोग आचार संहिता में वो नहीं दे पाए। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद वो प्राइस डिफरेंस हमने दे दिया और उसके कारण किसानों को अब ये विश्वास है, हमने घोषणा की है इस साल भी एमएसपी में और मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस होगा, क्योंकि खरीफ का तो मतलब बिक्री जो अभी चल रही है वो दिसंबर तक चलेगी, तो हमने कह दिया है कि जो प्राइस डिफरेंस होगा वो हम किसानों को देंगे। तो मुझे लगता है कि किसानों का हमारे ऊपर विश्वास है। साथ में हमने 400 केंद्र खोलकर सोयाबीन की खरीद भी शुरू कर दी है। सोयाबीन की खरीद में हमको प्रॉब्लम यह आ रहा था, इस बार डिलेड मॉनसून के कारण मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा था, 12% से ऊपर था। हम लोगों ने केंद्र सरकार को विनती की थी पिछले समय कि आप जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको 15% तक अलाउ कीजिए और 12% और 15% में जो डिफरेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो केंद्र सरकार ने करीब करीब वो भी मंजूर कर दिया है। तो अब बहुत तेजी से इसकी खरीद चालू हो गई है। करीब करीब 1.5 लाख किसान ऑलरेडी सेंटर्स पर जाकर अपना माल दे चुके हैं और वो खरीद प्रोसेस में है। तो मुझे लगता है एक और एमएसपी पे खरीद भी हम करेंगे और जहां पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी वो मार्केट में बेचेंगे, वहां पर हम लोग उनको भावांतर योजना के तहत पूरा पैसा देने वाले हैं। ये बात हमने किसानों तक पहुंचाई है। साथ साथ हमने किसानों को बिजली मुफ्त में दी है। किसान इस बात से बहुत हर्षित है कि अब किसानों को बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता। पिछले कुछ महीनों में जो भी बिल उनके पास गया वो 000 का बिल गया, क्योंकि उनका बिल ये राज्य सरकार ने भरा है। और एक चीज और अंजना जी कहना चाहता हूं, ठीक है, आखिरी के 2 सवाल सर। की बात की विपक्ष कहता है, ठीक है, ठीक है, हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मराठा आरक्षण तो हमने दे दिया, 10% आरक्षण है। मैं विपक्ष को सवाल पूछना चाहता हूं, आपका घोषणा पत्र आया उसमें मराठा शब्द का उल्लेख ही नहीं है, मराठा आरक्षण के बारे में आपने बोला ही नहीं है। अगर ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो आप कम से कम घोषणा पत्र में कुछ तो बोल देते। कुछ नहीं बोला आपने, क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, अब आखिरी सवाल है सर। एक तो कन्हैया कुमार ने आपकी पत्नी पर पर्सनल कमेंट किया कि वो रील बनाती रहती हैं, उस पर आपका जवाब। और साथ ही देखिए, आपके जितने फॉलोअर्स हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैंने सांसदों से बात की है, मंत्रियों से बात की है, सब चाहते हैं आप सीएम बने, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। इस पर आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि 148 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 3-4 अपने साथी मिला लीजिए आरपीआई वगैरह, तो 152 पर आप लड़ रहे हैं। और कम से कम 19 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन या तो वो शिंदे साहब की पार्टी से लड़ रहे हैं या अजित पवार के सिंबल पर लड़ रहे हैं। 27 बीजेपी के बागी हैं। तो लगभग ऐसा करते करते 190 से ज्यादा सीटों पर आपके लोग हैं। और आपकी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि हमें फडणवीस साहब ही सीएम चाहिए। मैं कई लोगों के भी बीच में गई, वो आपको सीएम फिर से बनाना चाहते हैं। तो आपकी पत्नी पर जो हमला है और आपको सीएम बनाने का जो आपकी पार्टी के लोगों की राय है, उस पर आपका जवाब। जब हार से बौखलाहट होती है तो इस प्रकार के हमले किए जाते हैं। इन हमलों से कांग्रेस वालों की, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की, महिलाओं के प्रति मानसिकता इससे हमारे सामने आती है। लेकिन मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 5 वर्षों में
कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी ट्रोल आर्मी के साथ मेरी पत्नी पर हमला करती रही, उसको बदनाम करती रही, लेकिन न मेरे खिलाफ उनको कुछ मिला, न मेरी पत्नी के खिलाफ उनको कुछ मिला। मेरी तो सिरे से बाल से लेकर नाखून तक सारी इंक्वायरी कर ली, लेकिन कोई चीज नहीं उनको मिली। तो इस प्रकार के ट्रोल आर्मी के माध्यम से हमले किए, बहुत गंदी बयानबाजी की, गंदे वीडियोस तैयार किए, लेकिन मैंने मेरी पत्नी को ये कहा हम संयम रखेंगे, क्योंकि झूठ की उम्र कम होती है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज इनके इन हमलों के कारण समाज में इनका चेहरा खुला हो गया और महिलाओं के प्रति किस प्रकार का इनका बर्ताव है, किस प्रकार का इनका व्यवहार है, ये तो महिलाओं को कमरे में बंद करके रखना चाहते हैं, ये बाहर नहीं लाना चाहते। ये जो कांग्रेसी मानसिकता है, ये मानसिकता सामने आ गई। दूसरी बात आपने जो कही, मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारी महायुति में ये बात पक्की हो गई है कि सीएम के प्रस्ताव पर, नाम पर फैसला ये चुनाव के बाद होगा। देखिए, अभी एकनाथ शिंदे जी हमारे सीएम है, सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, सरकार मैंडेट मांग रही है, नई सरकार चुनकर आती है तो वापस सीएम का चुनाव करना पड़ता है। उस समय हमारे तीनों नेता, एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करता है। ये तीनों नेता बैठेंगे और तय करेंगे, जो वो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की कोई रेस भी नहीं है और मैं किसी रेस में नहीं हूं।